हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च के करेंट अफेयर्स। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस भी मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें। और आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। तो आज की न्यूज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में जो न्यूज़ में है। फिर हम देश और विदेश की घटनाओं पे चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पे देखना है कि वो कौन सा राज्य है जिसने रोबोट एलिफेंट का इस्तेमाल किया है, वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। भारत और यूके की कौन सी नई स्कीम शुरू हुई है वो भी हम देखने वाले हैं। और बात करेंगे एक जीआई टैग के बारे में भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। आप लोग डेली मेरा करंट अफेयर्स देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मैं ये न्यूज़ कहाँ से लेती हूँ? तो मैं ये मैक्सिमम न्यूज़ जो है वो पीआईबी से लेती हूँ। कहाँ से लेती हूँ? पीआईबी से ये डेटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो पीआईबी से ही है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। राजेश मल्होत्रा अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डीजी ऑफ पीआईबी। तो राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया है और इनका जो टेन्योर है वो 1 मार्च 2023 से शुरुआत हुई है और इन्होंने सत्येंद्र प्रकाश को रिप्लेस करने का काम किया है। राजेश मल्होत्रा जी जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ईसीआई, उसमें भी इंचार्ज ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन 21 सालों तक अपनी सेवाओं को दे चुके हैं। इसके अलावा एक और नियुक्ति यहाँ पे हुई है। आप लोगों ने डीडी न्यूज़ के बारे में तो सुना होगा, है ना, दूरदर्शन जो आपका आता है न्यूज़। तो डीडी न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल के रूप में प्रिया कुमार का नाम आया है। प्रिया कुमार एज अ नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन न्यूज़, और इन्होंने मयंक अग्रवाल को रिप्लेस करने की बात की है। ठीक है, तो राजेश मल्होत्रा का नाम आपको याद रखना है। इन्हें प्रिंसिपल डीजी ऑफ पीआईबी अपॉइंट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। कतर दोहा में कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। पूछा जा रहा है विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ कतर ओपन टेनिस 2023। किस खिलाड़ी ने कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा रशिया के प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डैनिल मेडवेडेव। ठीक है, इन्होंने जो है वो कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीता है और ये उनका 17वें नंबर का एटीपी टाइटल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डबल की बात करते हैं तो डबल टाइटल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डबल टाइटल में नाम आता है रोहन बोपन्ना का। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रोहन बोपन्ना किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा कि रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस खेलते हैं, एक टेनिस खिलाड़ी है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। तो कतर ओपन 2023 टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू इवडेन ने डबल टाइटल को जीता है ना। चलिए अगले खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये है हॉकी प्लेयर हमारे देश के पी.आर. श्रीजेश और सविता। ठीक है, पी.आर. श्रीजेश एंड सविता, इन दोनों ने स्पोर्ट स्टार एसिस्ट 2023 अवार्ड अपने नाम किया है। पी.आर. श्रीजेश ने मेंस यहाँ पे हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं पी.आर. श्रीजेश, और उन्होंने यहाँ स्पोर्ट स्टार एसिस्ट 2023 अवार्ड अपने नाम किया है। पी.आर. श्रीजेश जो है इन्हें स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए 2022 में चुना भी जा चुका है। ठीक है, इन्होंने हमारे देश को सिल्वर मेडल बर्मिंघम कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे ना 2022 में, उसमें हमारी जो हॉकी टीम थी उसने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता था। ठीक है, अगली बात करते हैं सविता के बारे में। इन्हें ऐसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सविता को। ठीक है, द इंडियन वीमेंस टीम कैप्टन लीड द टीम। ये हमारे जो हॉकी टीम है उसकी कप्तान भी है और इन्होंने हमारी टीम को लीड किया था कॉमनवेल्थ गेम में जो कि बर्मिंघम में हुए थे 2022 के, और उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल हमको लाकर दिया था। क्या लाके दिया था? ब्रोंज मेडल इन्होंने लाके दिया था। इसके अलावा उड़ीसा जो राज्य है, आपने देखा है कि वो लगातार हॉकी को प्रमोट करता है। उसने कलिंगा स्टेडियम जैसे बड़े बड़े आलीशान स्टेडियम्स भी बनाए हैं, और अभी जो FIH आपका वर्ल्ड कप हुआ था वो भी तो उड़ीसा भुवनेश्वर एंड राउरकेला में हुआ था। इसलिए उड़ीसा वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्टेट फॉर द स्पोर्ट्स प्रमोशन। तो स्पोर्ट प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा राज्य की कैटेगरी किसे बनी गई है? सबसे अच्छे राज्य का जो अवार्ड दिया गया है वो उड़ीसा राज्य को दिया गया है। ठीक है,
चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे। अभी जो हमारा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, रिसेंटली इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट को आपको रट लेना है। आप कैसे रटते हो वो मुझे नहीं पता, आप कमरे में दीवारों पे लिख लो, ठीक है ना, अपने मोबाइल फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन का वॉलपेपर बना लो, व्हाट्सअप की डीपी बना लो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बोल दो स्टेटस बना ले, जो कर रहे हैं आपको कीजिए, लेकिन ये आप सारे कप्स याद रखेंगे, इन सब का एसोसिएशन जो है हॉकी से है। आगा खा कप कई दफ़ा क्वेश्चन बना है, आगा खा कप, ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी। इसके अलावा आप देखेंगे लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, अभी मध्य प्रदेश का एक्साइज डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बना था, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का एसोसिएशन किससे हो गया आपका, हॉकी से। रंगास्वामी कप जो है इसका एसोसिएशन भी आपको हॉकी से देखने को मिलेगा। तो ये सारे कप्स आपको याद रखने हैं जो कि हॉकी से एसोसिएटेड है। चलिए अगले खिलाड़ी के नाम बारे में बात करते हैं जिनका नाम है प्रमोद भगत। और ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि प्रमोद भगत जो सुर्खियों में थे, जो चर्चा में थे, वो किस स्पोर्ट से हैं, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। In the Spanish para badminton international tournament, which player won the silver medal in the men's single event? तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल में रजत पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत ने जीता है। प्रमोद भगत जी जो है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से बेसिकली बिलोंग करते हैं, और अभी ये प्रेजेंटली जो है वर्ल्ड नंबर 2 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डबल इवेंट के बारे में बात करते हैं तो डबल इवेंट में हमको गोल्ड मेडल मिला है। और डबल में कौन कौन था, तो एक प्रमोद भगत थे और दूसरे से सुकांत कदम। तो सुकांत कदम और प्रमोद भगत की टीम ने डबल कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल लाके हमें दिया है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। ठीक है, चलिए अब अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इनका नाम है बोला टिनुबू। क्या नाम है इनका, बोला टिनुबू। और ये नए राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको एक कंट्री मिलेगी विच इज़ नाइजीरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला टिनुबू जो है वो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। रिसेंटली 1 मार्च को ये इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे। और ये जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बोला टिनुबू, ये ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बट जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पे इन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और वो री इलेक्शन कराना चाहती है। अब देखते हैं, जो भी होगा वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। फिलहाल तो आप याद रखिएगा कि नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, बोला टिनुबू चुने गए हैं। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और नाइजीरिया की जो करेंसी है वो नाइजीरियन नायरा है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं मरीना के बारे में। कर्नाटका बिंदूर टू गेट कंट्री फर्स्ट मरीना। तो कर्नाटका के बिंदूर को देश का पहला मरीना मिलेगा। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मैया, उन्होंने रिसेंटली ये बात कंफर्म की है कि भारत का पहला मरीना जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में इसे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बेसिकली जो कोस्टल टूरिज्म है स्टेट का, कर्नाटका राज्य का जो कोस्टल पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन ले ली है कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन जो है वो कर्नाटका को दिया जाए। इसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट एक एंशियंट टेम्पल कॉरिडोर भी बनाने जा रहा है जो कि 2 एंशियंट टेम्पल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। कौन कौन से हैं वो एंशियंट टेम्पल, तो वो प्राचीन मंदिर कौन कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मधुकेश्वरा एंड दत्तात्रेय टेम्पल। इसके जरिए यहाँ पे यात्रा टूरिज्म को भी कर्नाटका गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इसके पास 350 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है और 10 से ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पर आपको क्लाइमेट जोन देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न जो घाट है वो एरिया भी, काफ़ी कुछ एरिया जो है वो कर्नाटका राज्य में आता है और कई सारी नदियाँ भी जो है वो कर्नाटका राज्य में है। ये तो सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन ये भारत का पहला मरीना, ये मरीना क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है? तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे कोस्टल आपकी जो एरिया है वहाँ पे कई सारी बोट्स हो गई और आपकी फेरी सर्विसेज हो गई और इस तरीके से बोट या शिकारा जिसको आप बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो चलता है, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी जिससे टूरिस्ट आए, बच्चे आए और अपना जो अभी गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं तो बोट पे अपना सनसेट देखें और अपना समय गुजारें, इसलिए इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है,
चलिए, अब ये हाथी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल हाथी नहीं है, ये है हमारा रोबोट, ये है हमारा एलिफेंट रोबोट, जिसको पेटा ने, पेटा समझते हो ना, पेटा, ठीक है, तो पेटा जो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इंडिया के द्वारा इसे डोनेट किया गया है, इसे दिया गया है, ठीक है। सो केरला टेम्पल डिप्लॉय लाइफ साइज रोबोटिक एलिफेंट फॉर द फेस्टिवल। तो यहाँ पे देखिए केरला में कई सारे फेस्टिवल होते हैं, इनफैक्ट पूरे साउथ इंडिया बहुत ही रिच है अपने कल्चर को लेके, और बहुत ही ज़्यादा वो लोग रिलीजियस होते हैं, कई सारे फेस्टिवल मनाते हैं। और वहाँ पे आपने जैसे बाहुबली जैसी मूवी भी देखी होंगी कि एलिफेंट्स का यूज़ फेस्टिवल में किया जाता है। और कई बार एलिफेंट बेकाबू भी हो जाते हैं, और पेटा वाले जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं कि एनिमल का उपयोग ना करो, है ना, इस तरीके से भी बातें होती। तो पेटा ने ही डोनेट कर दिया मंदिर को कि आप अपने फेस्टिवल में भगवान को ले जाने के लिए आप इस एलिफेंट का उपयोग कीजिए। तो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में श्री कृष्णा टेम्पल में, केरला टेम्पल में इसे डिप्लॉय किया गया है, इस रोबोटिक एलिफेंट को, जो कि रिचुअल्स के लिए जो डाइटी होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनको कैरी करने का काम करेगा। ये लगभग 11 फुट टॉल ये आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, जो लगभग 800 केजी वजनी है। इसका वजन कितना है? 800 केजी का है, ठीक है। पेटा इंडिया के द्वारा इसे डोनेट करने का काम किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच मीन्स ASI हैज़ फाउंड 1300 ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा इन उड़ीसा जजपुर। तो उड़ीसा के जजपुर में भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, उसको 1300 साल पुरानी बुद्धिस्ट स्तूपा फाइंड हुए हैं, बुद्धिस्ट स्तूपा मिले हैं। स्तूपा क्या होते हैं? जो हाँ, बौद्ध धर्म के मॉन्क्स वगैरह थे, उनके रिमेन्स को वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्तूपा मिले हैं 13,000 साल पुराने, कहाँ पे? उड़ीसा के जजपुर में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर 1300 ओल्ड स्तूपा राइट इन द मिडल ऑफ माइनिंग साइट इन द उड़ीसा जजपुर डिस्ट्रिक्ट एट द कॉन्डेलाइट माइनिंग साइट। तो किस माइनिंग साइट पे मिले हैं? कॉन्डेलाइट माइनिंग साइट पे 1300 साल पुराने स्तूपा मिले हैं, ठीक है ना। और ये जो कॉन्डेलाइट साइट है ना, ये जो माइनिंग एरिया है, यहाँ के जो स्टोन्स हैं, इन स्टोन का यूज़ ब्यूटिफिकेशन करने के लिए पुरी के मंदिरों में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट जो है इस माइन के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पे इस माइन के जो पत्थर है, जो स्टोन है, उनका यूज़ जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है भगवान जगन्नाथ का, उसके ब्यूटिफिकेशन करने में इस माइन के पत्थरों का उपयोग ऑलरेडी हो रहा है। अभी जो स्तूपाज है, ये बताए जा रहे हैं कि 7 to 8 सेंचुरी के ये स्तूपाज है, और लगभग 4 मीटर टॉल ये स्तूपाज यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं। इन स्तूपा की डिस्कवरी जो है वो पाराबाड़ी में हुआ है, जो कि ललितगिरी के पास है। अब ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी, इनके बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी ये सभी बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस और उनकी साइट्स हैं, और ललितगिरी के पास ही इन स्तूपास को डिस्कवर किया गया है। अगर मैं कॉन्डेलाइट के बारे में बात करूं, तो कॉन्डेलाइट जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है ना। मेटामॉर्फिक रॉक, या आप कह सकते हैं कि आपकी कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो कॉन्डेलाइट होती हैं। आपको सभी को पता है 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, इग्निशियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक मतलब अवसादी चट्टानें, और मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कायांतरित चट्टानें। और जब आपकी सेडिमेंट्री रॉक और आपकी जो इग्निशियस रॉक है, मतलब आपकी जो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान है, उन पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्लाइमेट का इफेक्ट आता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लेती है, जिसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टानें बनती हैं, ठीक है ना। तो कॉन्डेलाइट जो है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, और बेस्ट ईस्टर्न घाट रीजन में, स्पेशली उड़ीसा में आपको कॉन्डेलाइट स्टोन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो कॉन्डेलाइट ग्रुप ऑफ रॉक्स हैं, ऐसा माना जाता है कि इनकी उम्र 1.6 बिलियन ईयर्स की है। इनकी उम्र कितनी है? 1.6 बिलियन ईयर्स की है, और ये प्रोटेरोजोइक एरा के हैं। ये जो कॉन्टेलाइट ग्रुप ऑफ रॉक्स है ना, ये प्रोटेरोजोइक एरा से बिलोंग करती हैं। इसमें बेसिकली ये जो कंपोज होती है, जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है, वो कॉर्ड्स और माइका वगैरह होते हैं, और इन चट्टानों का, इन रॉक्स का उपयोग बेसिकली ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, मंदिरों की डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन करने में, ये डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? इशू क्या है कि देखिएगा, अब यहाँ पे स्तूपास मिले जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं। अब ASI इनको अपने अंडर में लेगा, लेकिन ये माइनिंग एरिया भी तो है, एक माइनिंग एरिया भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर
थोड़ा सा डिस्प्यूट, आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। With this discovery, the ASI may take over the site. Already the ASI has taken over the several sites. कई सारी साइट जहाँ पे भी हमको कोई भी पुरानी स्टैच्यू मिलती है, स्तूपास मिलते हैं, तो वो उन साइट्स को टेक ओवर कर लेती है एएसआई, क्योंकि उनका काम ही है हमारे पुराने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है कि जो कॉन्डेलाइट माइनिंग जोन है, इस स्टोन का यूज़ जो है वो अवधा स्कीम के अंतर्गत होता है। अवधा स्कीम के अंतर्गत कई सारे जो हेरिटेज और आर्किटेक्चर स्कीम्स है, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन करने के लिए यहाँ माइंस के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। अवधा का अगर फुल फॉर्म आप देखना चाहो कि अवधा स्कीम बेसिकली है क्या, अवधा अवधा इज द ऑग्यूमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर स्कीम होता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए अवधा स्कीम के लिए ऑलरेडी दे के रखे हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है, इस माइंस का उपयोग कई सारे मंदिरों के ब्यूटिफिकेशन में ऑलरेडी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मिजोरम की जो मिर्चियाँ हैं ना, वो यूएसए जाएंगी। पहली बार यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाएंगी मिजोरम की चिली। कहाँ पर? यूएसए में। तो मिजोरम वुड एक्सपोर्ट वर्ड्स आई चिली ऑफ द स्टेट टू द यूनाइटेड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। मिजोरम पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने राज्य की वर्ड्स आई चिली का निर्यात करेगा, जिसे हम मीजो चिली भी कहते हैं। इसे हम मीजो चिली कहते हैं, और ये मिजोरम का जीआई टैग प्रमाणित जो है वो चिली है या मिर्ची है। और लगभग 7.5 मेट्रिक टन जो मिर्चियाँ हैं वो यूएसए में पहली बार एक्सपोर्ट की जाएंगी मिजोरम राज्य से। नेक्स्ट है फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल, असम। अब देखो, लगातार आपने सुना होगा कि बोडोलैंड, बोडो ट्राइब कहाँ रहती है? असम में रहती है। और अब वो लोग काफ़ी लंबे समय से बोडोलैंड की डिमांड भी कर रहे थे। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि 2020 में बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या हुआ था? सेंट्रल और असम गवर्नमेंट के बीच में बोडो पीस अकॉर्ड 2020 में साइन किया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसलिए ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में विद द सपोर्ट फ्रॉम द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, जो बोडो ट्राइब्स रहती हैं उनके नॉलेज को इन्हांस करना, नॉलेज को एक्सचेंज करना, और सोशल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ यहाँ पे बिल्ड करना बेसिकली एजेंडा है। साथ ही साथ यहाँ पे एकमात्र और हमारा जो उद्देश्य है वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप करना, पीसफुल, ग्रीन एंड स्मार्ट बोडोलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली हमारे जो रोड मिनिस्टर हैं, कौन है? नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर को संभालते हैं। इन्होंने रिसेंटली 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है, जो कि लगभग 6500 करोड़ रुपए के 7 प्रोजेक्ट हैं। वो भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। अब ये जो आपने हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, ये जो बलिया लिंक एक्सप्रेसवे है ना, इससे पटना बिहार से लखनऊ तक पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए 4.5 आवर में इस जर्नी को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे बलिया और आरा के बीच में भी यहाँ पे कनेक्टिविटी अनाउंस की गई है, और साथ ऐसे ही कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का काम नितिन गडकरी ने किया है। नेक्स्ट है मैत्री। मैत्री क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप मैत्री कहते हैं। कई बार मैंने ये आपको बताया, और एग्जाम में प्रश्न बनता भी है कि मैत्री का फुल फॉर्म क्या है, और बच्चा गलत कर देता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो मैत्री कहलाता है। और मैत्री के द्वारा रिसेंटली एक पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ग्रीवेंस एपिलेट कमेटी। ग्रीवियंस एपिलेट कमेटी मतलब शिकायतों का निवारण यहाँ पर किया जा सकता है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। और इसको सेटअप या इसको तैयार करने का काम राजीव चंद्रशेखर ने किया है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी संभालने का काम करते हैं। ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो भी मॉडिफिकेशन है वो आईटी रेगुलेशन 2021 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च वैभव फेलोशिप। वैभव फेलोशिप को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने वैभव फेलोशिप स्कीम को लॉन्च किया है, किसके लिए? इंडियन डायस्पोरा के लिए। इंडियन डायस्पोरा के लिए देखिए, बहुत सारे जो भारतीय हैं, भारतीयों के जो बच्चे हैं वो विदेशों में रहते हैं और वो भारत में आके स्टडी करना चाहते हैं, या भारत का कोई बच्चा बाहर जाके स्टडी करना चाहता है, तो दो देशों के बीच में अगर आप देखें, अगर आपको एजुकेशन को और इम्प्रूव करना है तो इस तरीके की स्कीम्स का, इस तरीके की फेलोशिप का होना बहुत ज़रूरी है। टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ द इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिसर्च वर्क को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यहाँ पर वैभव फेलोशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसके लिए जो एलिजिबल एप्लीकेंट होंगे, एलिजिबल जो एप्लीकेंट होंगे वो एनआरआईज होंगे, है ना, पीआईओ होंगे और ओसीआई होंगे, ठीक है ना। ये मतलब जो प्रॉपर इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए नहीं है ये स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी कंडक्ट हुई थी ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट पे 27 और 28 फरवरी को हैदराबाद तेलंगाना में, और इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी जकार्ता इंडोनेशिया के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी हैदराबाद तेलंगाना में, जिसकी थीम थी ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री क्रूजिंग टू द पिनेकल। ये इसकी थीम थी। अब यहाँ पे इसको क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया, तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो मार्केटिंग है कोकोनट प्रोडक्ट की और जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इस पूरी कॉन्फ्रेंस को, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को तेलंगाना हैदराबाद में कंडक्ट कराया गया। अब भारत का क्या स्टेटस है प्रोडक्शन में, कोकोनट या नारियल के प्रोडक्शन में? तो देखिएगा, विजय लक्ष्मी नंडेला डॉक्टर विजय लक्ष्मी नांदेला, ये जो कि सीईओ है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के, इन्होंने रिसेंटली हमको बताया है कि भारत जो है वो 30.93% ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का शेयर होल्ड करता है कोकोनट के प्रोडक्शन में, जो कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। वियतनाम फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पे भारत है, ऐसा डॉक्टर विजय लक्ष्मी के द्वारा बताया गया है, ठीक है। इंडिया इज द करेंटली द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर विथ 30.93% ऑफ शेयर इन द ग्लोबल प्रोडक्शन। तो ग्लोबल प्रोडक्शन के मामले में भारत फर्स्ट नंबर पे है एंड द रैंक सेकंड इन द टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और वियतनाम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, ये बात यहाँ पे बताइए। इसके अलावा बताया गया कि जब से भारत में कोकोनट का प्रोडक्शन बढ़ा है, हमने कोकोनट जो ऑयल है उसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है। 2017 से हम कोकोनट ऑयल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे? मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है, पहली बार ये जो होता है ना, आप कहते हैं कि बुरा या बुरादा या कोकोनट का जो आप कह सकते हैं, कोकोनट जो आपका बुरादा फॉर्म में होता है, डेसिकेटेड होता है, उसका पहली बार यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट शुरू हुआ है यूएसए और यूरोपियन कंट्री में। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोकोनट का प्रोडक्शन जो है कहाँ पर होता है, कल्टीवेशन कहाँ पर मेजरली तौर पे होता है? वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बेसिकली जो कोस्टल जो हमारे स्टेट है। वर्ल्ड कोकोनट डे हम 2 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है जीएसएम गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। तो इंडिया विंस जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड टेलीकॉम इंडस्ट्री के सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, अगर वो टावर लगाना चाहते हैं तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम में और प्रॉपर रेगुलेशन के लिए यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दिया है। India has been awarded the prestigious GSM Association Government Leadership Award 2023 at Mobile World Congress, Barcelona। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुई थी? बार्सिलोना में हुई थी, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है? फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द टेलीकॉम पॉलिसी एंड द रेगुलेशन। यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि जो राइट ऑफ वे होता है, मतलब अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट करना है या कोई डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो परमिशन लगती थी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, तो जो 230 दिन का समय लगता था, अब अप्रूवल जो है वो 8 दिन में मिल जाता है। ऐसी बात भी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज इन गुरुग्राम। पहली एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप के बारे में, एंटी करप्शन G20
वर्किंग ग्रुप की जो पहली मीटिंग हो रही है वो हरियाणा गुरुग्राम में आयोजित की जा रही है 1 से लेके 3 मार्च तक। 1 से लेके 3 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे 90 डेलीगेट जो है 20 अलग अलग कंट्री से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे जो करप्शन है, करप्शन से कैसे इंटरनेशनल लेवल पे निजात पाई जा सकती है, उन सारे मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप है, इसमें एक तो चेयरमैन होगा और एक को चेयर होगा। तो को चेयर कंट्री कौन सी है? को चेयर कंट्री इटली है, जबकि चेयरमैन तो भारत है ही। ठीक है, चलिए, ये है ऋषि सुनक। ठीक है, इन्होंने कहा है यूके एंड इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम टू ऑफर 300 वीज़ा पर ईयर बाय द ऋषि सुनक। यहाँ पे शुरू हुई है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। अब ये यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम क्या है? तो आइए मैं सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि यंग प्रोफेशनल स्कीम किन दो देशों के बीच में साइन हुई है? तो इंडिया और यूके के बीच में हुई है। कोई भी इंडिया का व्यक्ति, इंडिया का बच्चा जो 18 साल से 30 साल की उम्र का है और वो 2 साल जाना चाहता है ब्रिटेन में वर्क करने के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो यहाँ पे 2 साल तक के लिए ब्रिटेन जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पास मिनिमम 2350 पाउंड की सेविंग होना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति ब्रिटेन में जाके कोई कंपनी सेटअप करना चाहता है तो जो कंपनी में आपकी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो उनकी वैल्यू 5000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो व्यक्ति किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये एग्रीमेंट जो है वो ब्रिटेन के लिए हुआ है। अब यहाँ पे यूके अलग होता है और ब्रिटेन अलग होता है। यूके अगर बात करें तो यूके में इंग्लैंड आ जाता है, ब्रिटेन यूके और इंग्लैंड अलग अलग है ना। तो यूके में क्या आता है? यूके में आपका इंग्लैंड आ जाता है, वेल्स आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है और नदर्न आयरलैंड आ जाता है। अगर आप नदर्न आयरलैंड को हटा दो तो बचेगा क्या? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये आपका ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है या कोई भी इंडियन पर्सन है, नेशनल है, तो 18 से 30 साल का है तो वो ब्रिटेन जाएगा। ठीक है, यूके नहीं जाएगा, ब्रिटेन जाएगा। भले ही ये स्कीम इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम है, लेकिन वो ब्रिटेन जाएगा क्योंकि यूके में आता है नदर्न आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड और यूके के साथ जो है बेसिकली यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। देयर आर डिस्प्यूट बिटवीन द यूके एंड नदर्न आयरलैंड। यहाँ पे जो ब्रेग्जिट हुआ है उसके बाद से ये काफ़ी डिस्प्यूट है, इसलिए यहाँ पे नदर्न आयरलैंड के लिए ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होंगी। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे 3-4 हमारे पास शॉर्ट न्यूज़ है। इंडिया एंड लिथुआनिया, लातविया, लिथुआनिया, याद आया? बाल्टिक नेशन। ठीक है, तो इंडिया और लिथुआनिया के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है स्टार्टअप के एरिया में काम करने के लिए और सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर चिप के लिए किसके साथ हमने एमओयू साइन किया है? तो इंडिया और लिथुआनिया के बीच में हुआ है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो फॉरेन वर्ड्स यूज़ करते हैं पब्लिक, उसे बैन कर दिया है और कहा है कि हम अपने रशियन लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वेंस यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स टू प्रोटेक्ट रशियन लैंग्वेज। नेक्स्ट है DGCA, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा रिसेंटली हिंदुस्तान 22A201 LW एयरक्राफ्ट को परमिशन मिल गई है। इसके नया जो वेरिएंट है उसके डेवलपमेंट के लिए परमिशन मिल गई है और नया वेरिएंट HAL के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ पे डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में डेवलप करने जा रहा है, सेटअप करने जा रहा है। ओके, तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। ये हमारी हेडलाइंस है, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर आप इन हेडलाइंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF में तो ये हेडलाइंस इंक्लूड होंगे ही, तो PDF से भी आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिए होंगे। अंत में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारी ईयरबुक मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, अगर आप ईयरबुक को लेना चाहते हैं तो परचमस्टोर.in पे विजिट कर सकते हैं। तो आपको आपकी बुक की हार्ड कॉपी बहुत जल्दी आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। हमारी जो ईयरबुक है वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मैंने कल ही फिक्की के बारे में बताया था। फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो शैलेश पाठक को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद UN Women टू बूस्ट वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटी इन द स्टेट टूरिज्म सेक्टर। तो केरला राज्य ने यहाँ पे MOU साइन किया है। केरला इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये साजन जिंदल को दिया गया है, साजन जिंदल को दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टीम हैज डिफीटेड न्यूकैसल टू विन द काराबाओ कप टाइटल इन द 2023 आफ्टर 6 ईयर। तो काराबाओ कप टाइटल किसने जीता है, तो ये कप टाइटल जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कनक रेले जिनका रिसेंटली निधन हो गया, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थी, तो कनक रेले जो थी वो एक क्लासिकल डांसर थी, मोहिनी अट्टम से इनका एसोसिएशन था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च यूपीआई लाइट पेमेंट, तो यूपीआई लाइट पेमेंट जारी करने वाला, लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म पेटीएम पेमेंट बैंक था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, तो पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने जारी किया, आरबीआई, सेबी, बीएसई या एनएसी। ठीक है, ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सही आंसर भी मैं आपको हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आई होप आपको सारी न्यूज़ समझ में आई होगी। मेरी वॉइस हो सकता है लो हो, मैं तेज बोलती हूँ तो फिर मेरे को खांसी आने लगती है क्योंकि थोड़ा सा गला खराब है, पर जैसे ही गला ठीक होता है तो वापस से उतना ही ज़ोर से चिल्ला कर बोलूँगी, ठीक है ना, जिससे एकदम वॉल्यूम कम करके ही आपको सुनना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल आप मैनेज कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आंसर देने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।